अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान किसी सूरत भी बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत ने आज दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है और ये पेशकश वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब ने की है। और वो कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। और ऐसे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं एक तरफ जहां हमें मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, वही दूसरी जानिब जो हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम तो पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे इस पेशकश को जो है हम तस्लीम कर ले। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है फॉर्म 45 की पैदावार है और ये हुकूमत जो है हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ जारी रखे हुए हैं। वफाकी हुकूमत कहती कुछ है और करती कुछ है, हुकूमत का दोहरा मयार है। क्या वाकई हुकूमत का दोहरा मयार? इसी पर जो अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे, उससे पहले वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पहले वो देख लेते हैं। अदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। एक तरफ हुकूमत जो है वो आर्टिकल 6 की बात करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करती है, कभी मुफाहमत की बात करती है और कभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटेरिएट जो दफ्तर है उसको सील कर दिया जाता है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे में कैसे ये माहौल पैदा होगा मुज़ाकरात के लिए? देखें, हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ एंगेजमेंट हो और एक सियासी जमात को यही करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन दोनों जमातों के साथ एंगेजमेंट नहीं चाहती। वो ये कहते हैं कि ये हमें कुछ नहीं दे सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है और अब वापसी का रास्ता भी नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात जो हैं वो किसी तरीके से बेहतर हो जाएं। अब नए पैगाम रसानी हो रही है, न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है। हालांकि पहले कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब कह रहे हैं हम न्यूट्रल हो जाएं खुदारा। तो ये जो नया यूटर्न लिया गया है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एक इनफॉर्मल पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे एक तो पॉजिटिव पैगाम दिया जा रहा है, दूसरा खबरें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खुद फैलाई जा रही हैं कि हमारे शायद मामलात उस जानिब कोई इंगेजमेंट के बढ़ रहे हैं, कोई मामलात शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारे जिम्मेदार मुसद्दका जो जराए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या बानी पीटीआई के साथ कोई बैकडोर राब्ता ना हो रहा है, ना उसके कोई इम्कानात नजर आते हैं। उसकी रीजन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 9 मई के हवाले से एक मायार तय कर चुकी है कि 9 मई के हवाले से DGISPR साहब के जरिए एक वाज़े पैगाम पाक फौज की जानिब से दिया जा चुका। अगर प्रोड्यूसर साहब जो हैं उसको सुना भी सकें कि उसमें DGISPR जो हैं वो ये वाज़े तौर पे कह चुके हैं सुन लेते हैं फौज का जो मौक़िफ़ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अदील, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत की तब्दीली के दावे भी तो कर रही है दिसंबर में, क्या कहीं ना कहीं फिर आप देख रहे हैं कि ये दूरियां जो है खत्म होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? इस पे पहले जिस तरह DGISPR जो हैं अहमद शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि इसमें जब तक ये इससे पहले इनकी इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले भी हमने ये जराए से एक वाज़े तौर पे खबर भी ब्रेक की थी इसी प्रोग्राम में कि ये मयार तय हो गया है कि 9 मई के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस हवाले से जो जिम्मेदारान हैं उनको अपनी जिम्मेदारी कबूल करके कौम के सामने आके मुआफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद देखा जा सकता है, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि कभी बातचीत होगी नहीं, लेकिन आज की तारीख में जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, आज की तारीख में मैं आपको दावे के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि मेरे जिम्मेदार जराए ने कंफर्म किया है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त कोई एंगेजमेंट एस्टैब्लिशमेंट की नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद ये तासुर देने की कोशिश कर रही है और शायद ये चाहती भी है कि हुकूमती सफ़ों में कुछ बेचैनी फैले। जी ठीक है। हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से आदिल साहब ये बात कर रहे हैं कि जो एक बात फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस टाइम जो है वो इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और
वो इस्तेहकाम जो है, सियासी बहरान जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हुकूमत जो भी दावे करती है और वो हम देख नहीं रहे कि वो दावे पूरे भी हो रहे हैं। इससे पहले इसकी मिसाल ये देख लें, हुकूमत ने कहा कि जो महंगाई है वो 48% से जो है 2% पर आएगी, लेकिन वो नहीं हुई। तो ये फिर माहौल आप क्या देख रहे हैं, कैसे पैदा होगा और कैसे मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम आएगा? देखिए, बुनियादी तौर पर जो हुकूमत है, अगर आप तीन मामलात को देखें, हुकूमत किस पोजीशन पर खड़ी है, अपोजिशन जो दावे कर रही है वो क्या है, और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है, हमें तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी। अगर देखा जाए तो हुकूमत के लिए तो ऐसे लगता है कि उनके लिए सियासी, मुआशी, समाजी, अखलाकी तमाम जो कदरें हैं उन्होंने जो पामाल की और जो इकदाम किए, और उसके बाद उनके लिए जो स्पेस है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और हुकूमत को अंदाज़ा हो गया कि अगर हम पार्लियामेंट का सहारा नहीं हम लेते हैं, या पार्लियामेंट का सहारा लेने के बाद भी हम जिस पोजीशन पर जाते हैं और हमें कोई सहूलियात ना मिली, और जिस तरीके से हमें दाल प्लेट में रख के दी गई, फिर भी हम नहीं खा सके, फिर भी हम गवर्नेंस के हालात बेहतर नहीं कर सके, हम पाकिस्तान के बड़े इश्यूज को सॉल्व करने में नाकाम दिखाई देते हैं, तो उनको अंदाजा है कि उनके लिए आगे मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अलग पोजीशन लिए खड़ी है, इसी तरह दीगर मामलात भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हुकूमत, मुक़्तदरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों की जो अगर इनके मामलात का जायजा लें तो ऐसा लगता है वो तीनों ही पीटीआई के अगेंस्ट खड़े दिखाई देती हैं। और इसका आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो है आप इन तमाम को मुतहरिक आपको नजर आएंगे, दिखाई देंगे। और ख़ास तौर पे भी एक फैसला भी हुआ, आज से 2 दिन पहले भी हुआ, फिर आज भी एक मीटिंग हुई, एक आला सतही हुकूमती का इजलास भी हुआ, उसमें भी ये तय पाया कि हमने इसमें मज़ीद जो है वो मज़ीद गर्मा गर्मी दिखानी है। और ये शायद जो मंगल को इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, उसमें देखेंगे आप एक जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस फैसले के खिलाफ जो है वो एक करारदाद पास करने की तैयारियां की जा रही हैं। उसका इम्कान है कि वो वहाँ से पास करवाएंगे, तो फिर आप देखिए कि हालात किधर जाएंगे। वही हमने जो PDM 1 के दौर में जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपने पार्लियामेंट बामुकाबला जुडिशरी ला के एक नई रवायत खड़ी की थी, और उसमें मुझे लगता है ये PDM 2 जैसे आगाज हुआ, और आज PDM 2 के दौर में भी आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक और जो है वो एक कहानी और एक रवायत बनने जा रही है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अगेंस्ट एक करारदाद लेकर आएंगे, फिर उस पर शोर मचाएंगे, और फिर वो उसी दिन ये बात करेंगे कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखना है। अजीब पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखना है। फॉर्म 45, 47 की तो बात नहीं करते, लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती पर इन्होंने बात करनी है। दूसरी चीज, मुक़्तदरा के जो फैसले हैं, जिस अभी अदील वराई साहब बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब ये कौमी वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ, उससे एक दिन पहले बाकायदा ये मेरी इतलात ये है कि उस एजेंडे में शामिल था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदी उस पर बैन करना है, और ये मामला चल रहे थे कि हमने किस तरीके से चलना, एजेंडा शामिल कर लिया गया, और फिर आर्टिकल 6 के हवाले से भी एजेंडे में कुछ चीज़ें शामिल थी, उस पर ब्रीफिंग दी जानी थी। एंड जो रात को 11-12 बजे के दौरान कुछ जो है, कुछ जो जिसे आप सालसी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे शख्सियात एक थी शख्सियत वो एक्टिव हुई, उन्होंने राब्ते किए जो इस्लामाबाद और कुछ हलकों में, और उन्होंने कहा कि इस मामले को फिलहाल डिले कर दिया जाए। मेरे ख्याल में इस पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और हुकूमत को भी अंदाजा हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसकी मुखालफत करती रही, तो पोजीशन किसी हद तक बैकफुट पे गई। लेकिन आज जो इजलास हुआ है, मेरी इतला यह है कि वो दोबारा आइंदा कैबिनेट के इजलास में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आनी चाहिए, क्योंकि वो सालसी जो था उसकी वो भी कोई क्लियर गारंटी नहीं दे सका कि बानी PTI कि हम किस हद तक पोजीशन जो है उनके साथ ले सकते हैं। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आपने आया, और उसके खिलाफ आपने देखा कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला लेकर जा चुकी है कि हमने उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने एक कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सके, जो इनकी जिम्मेदारियां थी वो अमल दरामद नहीं करा सके। खुलकर चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने आ गई तहरीक इंसाफ, अब उसमें कोई दूसरी चीज राय नहीं गई। अब तीसरी चीज आप देखिए, जो बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी, नवंबर में हुकूमत आ जाएगी, जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं जी, उसकी वजूहात ये बताई जो सामने आती हैं। उनको अंदाजा है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नवंबर के बाद जैसे जुडिशरी में तब्दीली आएगी तो फिर इलेक्शन पर शोर मचेगा और इलेक्शन का फैसला खत्म हो जाएगा। उनको भी अंदाजा है कि वो किस तरीके से आए, कौन सा चोर रास्ता था या नहीं था, कौन सा रास्ता इख्तियार किया, तो उनको अंदाजा है कि अगर ये हो गया तो फिर हम ये सारा मलबा खत्म हो जाएगा। और दूसरा कि जब आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन देने लग जाए और वो ये समझे कि 11 जजेस
ये फैसला दे रहे हो कि ये इनकी सीटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, और फिर आप उसके अंदर से जो 41 वाले मामला को लेकर आ जाएं, तो उसके बाद भी अंदाजा है कि ये मामला किधर जाएगा, लड़ाई बढ़ेगी। ये फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आप देख लें, कल उन्होंने वो बयान रखा। अगर सारे नुक्तों को मिलाया जाए तो असद कैसर साहब इस पोजीशन पर खड़े दिखाई देते हैं कि हमारे क्योंकि मामला बैकफुट पे चल रहे हैं और हमें देखना है। और कल की जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई कि न्यूट्रल वाली जो बात कर रहे थे, देखिए वो क्यों आई। उनको अंदाजा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसके हवाले से वफाक बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। मुसलसल जो है वो उस पर तैयारियां की जा रही हैं कि हो सकता है उसके को बड़ा फैसला मजीद उनको नुकसान पहुंचा सके, उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और फिर दूसरा जो आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया FIA की तरफ से, जो जुडिशरी के हवाले से उस जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से जो अगेंस्ट कैंपेन कर रही है, उनके मामले से भी तहकीकात हो सकती है। तो ये जो इशारे मलाएं, तो मैं ये समझता हूं कि जहां पर हुकूमत इंतहाई कंफ्यूज पोजीशन पर खड़ी दिखाई देती है, वहां पर तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लानिंग नहीं है। वो भी आंखें बंद करके लगे दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो बयानिया बनाने की कोशिश करी नए इंतखाबात को लेकर, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बनाए या ना बनाए, उनका तो पका पका बयानिया मौजूद है, चाहे वो यू टर्न ले या ना ले। लेकिन मसला इस वक्त सबसे ज्यादा जो हम PTI की बात करते हैं ना, वो तो जरूरत नहीं है। PTI के चेयरमैन बाहर निकलेंगे, बानी PTI खुद उनसे कोई ऐसी गलती हो जाएगी, वो खुद यूटर्न पे चले जाएंगे। वो मसला नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है। जब वो अदालतों ने जब मेरिट पर फैसले करने शुरू कर दिए, हुकूमत को ये मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है कि अब हमारी कौन सुनेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ वो हमें किस हद तक सपोर्ट कर सकेंगे। और हुकूमत की सफ़ों के अंदर इस मामले को लेके बहुत जो है वो खौफ फैलाया जा रहा है। वो खौफ मौजूद है। मेरी 2-3 हुकूमती आला अहदेदारों से बात हुई, वो इतने खौफजदा हैं, वो कहते हैं कि अगर ये मामला हमारे से भी निकल गया, उनका तो ये कहना है, एक बंदे ने ये दावा किया कि हमें भी एक किस्म की वार्निंग दी गई है कि आप भी निकले मैदान में, करें बड़े फैसले, पार्लियामेंट इस्तेमाल करें, जो हो सकता है आप करें और लेकर हमारे साथ खड़े हो। अब देखना यह है कि यह लड़ाई किस हद तक आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यह मामला रुक नहीं रहा, आइंदा आने वाले दिनों में मामला बढ़ेगा। ये मुसद्दिक मलिक साहब बयान दे रहे हैं, हमें हटा दो, हम हट जाएंगे। ये सिर्फ एक वो अवाम की हद तक है कि हमने मुज़ाकरात की दावत दी थी। ऐसे ही था जिस आज से कोई 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक FBR की इजलास में बात कर रहे थे कि हमें हटा दो, हम ओहदा छोड़ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वो धरने की बात करती है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी सियासी जमात अपोजिशन हो, उन्होंने अपने मुतालबात लिए, मैदान में निकलते हैं, अपने प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं। वो कहते हैं 83 हल्के खोले जाएं। अगर वो ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाता कर ले, 80 मेरे ख्याल साथ बता सकते हैं 90 दिन या 120 दिन के अंदर फैसला करना होता है। क्यों नहीं फैसले करते ट्रिब्यूनल के जो मामला को लटकाए हुए, मामला को क्लियर करें। हुकूमत के लिए हर जगह से परेशानी है, कहीं से उनको। अब वो क्या करेंगे? अब वो करेंगे कि जनाब किसी जगहों से, अब फिच ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें आप क्लैरिटी दें, आप आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो कहां स्टैंड खड़ी दिखाई दे। उनके जो हमारे फाइनेंस डिवीजन ने जो उनको ब्रीफिंग दी है, वो कामयाबी नहीं हो सकी, उनको भी जी कामयाबी नहीं हो सकती। साहब आपकी तरफ आऊंगी। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुतालिबा करती रही है फॉर्म 45 को लेकर, अब मैंडेट वापसी के बाद जो नए इंतखाबात का मुतालिबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या देख रहे हैं आप कि इस वक्त जो पाकिस्तान है नए इंतखाबात के लिए मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नए इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर वो चीज़ें हो गई तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा कि नए इंतखाबात होंगे। ये कोई डिमांड नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि एक सियासी पेशन गोई है कि अगर हालात इस डगर पे चल निकले तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि नए इंतखाबात मुल्क के अंदर कराने पड़ेंगे। और अगर हालात उस डगर पे ना गए, किसी और डगर पे चल निकले, तो फिर नए इंतखाबात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है ये तो थोड़ा कॉन्सिक्वेंस है। मैं अपने दोनों दोस्तों से की बात से कुछ हद तक डिसएग्री करता हूं और मैं वाजे करता चलूं। सबसे पहले इन दोनों मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया या बानी PTI ने यू टर्न ले लिया, ये न्यूट्रल के ऊपर और इस तरह की बात पे। सही बात है, लिया यू टर्न, लेकिन जो दूसरी तरफ यू टर्न्स लिए जा रहे हैं उनकी भी वजाहत कीजिए कि आज मुसद्दिक मलिक साहब अगर कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ जाएं, तो ये यू टर्न नहीं है उस पार्टी की तरफ से जिसने 3 दिन पहले कहा था कि इसको हम बैन कर देंगे। ये कितना बड़ा यू टर्न है कि आप 3 दिन पहले कह रहे हैं कि हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे, इनसे बात करने वाला गद्दार है, ये खुद गद्दार हैं, इनसे जो हाथ मिलाएगा गद्दार है, जो इनका नाम लेगा गद्दार है, हम इनको बैन कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज आप 3 दिन नहीं गुजरे,
आप कह रहे हैं ऐसे करते हैं कि इकट्ठे बैठ के बात कर लेते हैं। भाई सियासत है, ये कोई यू टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न नहीं है, ये सियासत है। इसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो रोज़ बरोज़ बदल रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक बहुत ही सीरियस जो मामलात को समझते हैं लोग, उनमें से एक ने एक बड़ी ज़रूरी बात की और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की जो मेरा ख्याल है इस वक्त हमें कम से कम मेरे नज़र में बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स को आप टैक्टिकल मैनूवर से ठीक नहीं कर सकते। यानी कि जब कोई चीज़ स्ट्रेटेजिकली गलत हो जाए, यानी कि उसका लॉन्ग टर्म व्यू, एक बड़ा फैसला खुदा न खास्ता किसी मुल्क में गलत हो जाए, तो उसे छोटे छोटे टैक्टिकल चीज़ों से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हम एक जमहूरी मुल्क हैं। इस जमहूरी मुल्क की बेस लाइन ये है कि हुकूमत वक्त के साथ अवाम होगी, जिसके साथ अवाम है उसकी हुकूमत होगी। जब ये कनेक्शन, जब ये स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव कनेक्टेड हो, वाकई लोग अवाम के साथ हों, लोग हुकूमत के साथ हों, चले सारे नहीं, मेजॉरिटी नहीं तो मेजॉरिटी के करीब लोग 30, 40, 50% लोग जो हैं वो जब हुकूमत वक्त के साथ हों तो बहुत सी चीज़ें फॉरगिव हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें सियासी मोमेंट के अंदर पास हो सकती हैं। मसला इस वक्त ये है कि हम एक जमहूरी सिस्टम के अंदर भी रहते हैं। उस जमहूरी सिस्टम के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी पता चला कि उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर जो उस जमहूरी सिस्टम के अंदर एक आइन है, उस आइन के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, उन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का टाइम है, वो जजेस वहाँ बैठ के फैसले करेंगे। हम एक जमहूरी सिस्टम में रहते हैं, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। इन एजम्पशंस में जो सबसे बुनियादी एजम्पशन है वो ये है कि अवाम की विल जो हुक्मरान पार्टी होगी उसके साथ होगी, या हुक्मरान जत्था जो भी ग्रुप ऑफ पार्टीज हुकूमत करेगी उसके साथ होगी। अगर ये एजम्पशन कोलैप्स कर जाए, अगर ये एजम्पशन दुरुस्त ना हो, अगर अवाम बेशक वो गुमराह अवाम हो, बेशक वो बिल्कुल ही गलत रास्ते पे चल निकली अवाम हो, लेकिन क्योंकि वो आपकी अवाम है, अगर वो किसी और के साथ हैं तो फिर आप इस तरह की बातें करके उनको नहीं बना सकते कि हम इसको बैन कर देंगे, नहीं बैन नहीं करेंगे, इनसे बात करेंगे, नहीं बात नहीं करेंगे, इनको बैन कर देंगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास करेंगे, रेजोल्यूशन के बाद भाई इस तरह सिस्टम्स नहीं चलते। इसका कोई सद्देबाब करना पड़ेगा और मुझे यकीन है। तो सर क्या सद्देबाब आप देखते हैं जमहूरी सिस्टम में जहां पर रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है? मैं जी इसमें थोड़ी सी आपकी इजाजत से गुजारिश करूं। मैं अदील साहब की खबर को डिनाई नहीं करता। अदील साहब की खबरें हमेशा ठीक होती हैं, जब हमें नापसंद भी हों तब भी ठीक होती हैं और इसका हम खमियाजा भी भुगत चुके हैं। लेकिन तो अदील साहब ने कहा कि रियासत के अंदर किसी के पास ये स्पेस नहीं है कि वो पीटीआई से बात करे या बानी पीटीआई से बात करे। अदील साहब की खबर दुरुस्त होगी, लेकिन मेरा बतौर पाकिस्तान का शहरी जिसने जो तालिब इल्म है पाकिस्तान के कानून का, रियासत की मशीनरी का, हमारी सियासी मशीनरी का, हमारी सियासत का, मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी स्पेस है। मेरे ख्याल में एक मैच्योर रियासत पाकिस्तान जैसी, उसका ओवर्ट बयानिया जो भी हो, वो ओवर्टली बेशक कह रही हो कि हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, ये लाइन है, ये क्रॉस नहीं होगी, तो बहुत सी ऐसी लाइंस हैं जो क्रॉस करके पाकिस्तान की रियासत ने ऐसे लोगों से बात की जिसके बाद पाकिस्तान में बेहतरी आई। हमने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से बात की इस मुल्क के अंदर, उनको कौमी धारे में लाने की कोशिश की। हमने बलोचिस्तान की वो पार्टीज़ जो पाकिस्तान से मुतनफ़र थीं, पीटीआई ऐसी नहीं है, जो रियासत के ऊपर हमले कर रही थीं, हमारी रियासत का इतना बड़ा दिल था, हमारी रियासत के अंदर इतनी वुसअत थी कि उन्होंने उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोग आपको आज काबीना के अंदर भी नज़र आते हैं, बलूचिस्तान के ऐसे लोग जो एक वक्त के ऊपर पाकिस्तान से जंग के रास्ते के ऊपर चले गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि बयानिया इस लम्हे का जो भी हो, पाकिस्तान की रियासत के अंदर इतनी वुसअत है, पाकिस्तान की रियासत का इतना बड़ा दिल है कि वो पाकिस्तान की वो पार्टी जिसके साथ चले 70-80% नहीं तो 30, 40, 50, 60% लोग तो हैं, मेजॉरिटी तो उनके साथ है। मुझे ये बात अक्ल को अपील नहीं करती
कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास कम से कम 50-60% बंदे हों, जिनकी हमदर्दी उस पार्टी के साथ हो, जो हमें नज़र आती है, बज़ाहिरन इलेक्शंस के अंदर भी नज़र आई, कि उसके साथ रियासत इंगेज नहीं करेगी। एक ऐसी रियासत जो टीटीपी से लेके पीटीएम से लेके बीएलए तक हर बंदे के साथ बैठ के बात करने को तैयार थी ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक नॉन मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात नहीं करेगी। ये मुझे इसका मंतक समझ नहीं आया। मैं अदील साहब की खबर को डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात होगी, आज नहीं हो कल हो, पाकिस्तान की बेहतरी। बिल्कुल साहब, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन को भी जो है अपने रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी ताकि मुल्क की सलामती के लिए आगे बढ़ा जाए। तो नाज़रीन, जहां पर हुकूमत जो है मुज़ाकरात की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहीं जो है जमात इस्लामी भी रावलपिंडी में धरना देकर बैठी है। और मज़ीद क्या सूरत हाल बनेगी इस पर हम बात करें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे बिजली के भारी बिलों, अशराफिया की मराद और IPP माहिदों पर हुकूमत के खिलाफ दबाव जो है मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी ने भी धरना दिया हुआ है और ऐसे में देखा जाए तो 10 मुतालबा जो है हुकूमत के सामने रखे हैं। और मिफ्ता इस्माइल की पार्टी ने भी कल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। और अगर बात की जाए साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब ने भी IPP माहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने भी बात की है। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या देख रहे हैं? आपके कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो चीन के दौरे पर हैं, क्या देख रहे हैं आपके चीनी IPPs कर्जों की रीशेड्यूलिंग के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल सकता है? जी, बड़ी खबर है और बड़ी खुशाइंद एक खबर है कि चीन के इस दौरे के दौरान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो IPPs का और इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जो क्राइसिस है, उसमें सबसे बड़ा बोझ जो है, जो इस क्राइसिस की वजह है, वो जो चीनी पावर प्लांट्स हैं, यानी जो 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट है, उसमें सिर्फ 700 अरब जो है, सिर्फ 3 जो चीनी पावर प्लांट्स हैं, जिसमें एक साहिवाल पावर प्लांट है, जिसमें हब पावर है और जिसमें पोर्ट कासिम है, 700 अरब तो सिर्फ इनकी एक साल की कैपेसिटी पेमेंट है। तो इस हवाले से चीन के दौरे में जो पेशरफ्त हुई है कोल पावर प्लांट्स की कन्वर्जन के हवाले से चीन ने, क्योंकि ये इंपोर्टेड कोयले पे चलते हैं, तो इनको लोकल कोयले पे इनकी कन्वर्जन के हवाले से चीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर भी ज़राई ने यह बताया है मुस्बत पेशरफ्त हुई है और कोल पावर प्लांट्स के मामलात को आगे बढ़ाने का जो तरीकाकार है यह पाकिस्तान और चीन के माबैन तय पा गया, यह ज़राई ने बताया है। तो चीनी हुकाम ने इसके अलावा जो पांडा बॉन्ड्स हैं, जो पाकिस्तान ने अगले कुछ महीनों में वहां की जो मार्केट में फ्लोट करने हैं, तो पांडा बॉन्ड जो हैं तकरीबन ये जो 30 करोड़ डॉलर्स मालियत हैं जिनकी, उस हवाले से भी चीन ने बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो ये जो इस तरह की खबरें आ रही थी कि चीन की जानिब से कैटेगोरिकली इस हवाले से इनकार कर दिया गया, ठीक है आदिल, अच्छा रिस्पांस है, ठीक है, आपका कमेंट आ चुका है, रद्द हो गई। हसन साहब, जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी है, तो फिर आप देख रहे हैं कि IPP माहिदों पर हुकूमत जो है जल्द नजरसानी करेगी? देखिए, मेरी इत्तला ये है कि और ख़बर भी ये है कि IPPs को लेकर वफाकी वजारत पावर डिवीज़न जो है वो मुसलसल 4 रोज़ से इजलास कर रही है, मुख्तलिफ जो है वो एक्सपर्ट से राय ली जा रही है और अभी तक उनका ये फैसला किया गया है इब्तदाई तौर पे कि हम पे बैक की तरफ जाएंगे। कुछ IPPs के साथ जो पाकिस्तानी हैं उनसे पे बैक की तरफ जाएंगे, जितना हो सका वो उनको ले लेंगे। अब उसमें यह तय किया जा रहा है कि कितने के पैसे यहाँ पे लगाने हैं IPPs के हवाले से, और दूसरा ये आइंदा आने वाले दिनों में इस पर जो है वो क्लियर हो जाएगा और हुकूमत शायद इस पर कोई ऐलान भी करे। और दूसरा जो IPPs के साथ जो चाइनीज के साथ बातचीत चल रही थी 15.4 बिलियन डॉलर को लेकर कि उसको एक्सटेंड कर देंगे, यानी जो 2036 में देने हैं वो 2041 तक चला जाएगा, लेकिन जो भी कर लें उसका हमें सूतो अदा करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो हम 2015 में ये सुनते रहे और आज IPPs का जो रोया जा रहा है, उस वक्त हमें यह बताया गया था, खुद उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब भी कई इजलासों में ये बात करते थे, मैं खुद उस टाइम एज ए रिपोर्टर कवर करता रहा हूं और अब भी हम देखते हैं, उस वक्त हमें यह बताया जाता था कि ये सरमायाकारी है, ये सरमायाकारी हो रही है, लेकिन आज हमें पता चला और हम भी उस वक्त ये सवाल उठाते थे कि ये कर्जे हैं, आप कैसे सरमायाकारी कह रहे हैं। आज हमें ये अंदाजा हुआ और इस चीज का एहसास होता है कि वो किस तरीके से अवाम को जो है वो लपेट के बताते थे, और आज तो वो कर्जे भी और फिर उन पर सूद भी और फिर गले का तौक बन गया गरीबों के लिए। बिल्कुल, माजरत आपसे क्योंकि मुझे ब्रेक की जानिब जाना है, तो नाज़रीन वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़िर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से आप क्या देख रहे हैं, क्या आवाम की तकलीफ जो है रिलीफ में बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये हम ना छोटी सी बैंडेज लगा के ना चोट के ऊपर कि चले ऐसे ही करते हैं। जिस बंदे को 100 अरब रुपया दिया है उसको कहते हैं कि 2 अरब रुपया तू वापस कर दे पे बैक में। फिर किसी को 200 अरब रुपया दिया है तो उससे 4 अरब रुपया वापस ले लेते हैं। इस तरह पाकिस्तान का मसला ठीक नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए कि जिन्होंने ये मुआहदे लगाए, जो इसके ऊपर सिग्नेटरीज हैं, जिनकी इजाज़त से लगे और जिनको ये पैसे दिए जा रहे हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी उस वक्त तक आप किसी से 2 रुपए वापस ले लें 100 दे के, किसी को 500 रुपये दे के उसमें से 5 रुपये वापस ले लें, इन चीज़ों से पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मसाइल शुरू नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी करें, जो सियासतदान इसके रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ मुकदमे फाइल करें। नैब तो अब तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, या उसके अंदर तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कोई मुस्बत तरीका मे बी सुप्रीम कोर्ट और के थ्रू ऐसी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि आवाम को पता हो कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो आइंदा आने वाले दिनों में पावर सेक्टर में दीगर जगहों पे फैसले करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वो अपनी मर्जी से अब एक बेटे को ये लगा के और एक दोस्त को वो लगा के नहीं दे सकते। इस तरह पाकिस्तान साहब अगर 3 चीजें इकट्ठी देखी जाए ना, एक जो 4000 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, दूसरा जो अशराफिया को नवाजा गया, और तीसरा जो रिफंड दिए गए जो प्राइम मिनिस्टर पहले आए थे, तीनों आपको बिल्कुल प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। नाज़रीन के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।